हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस लेक्चर में ना हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को देखेंगे जो आपको प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन साइट पे हेल्प करेगा। कुछ रैंडम टॉपिक्स ही लूंगा, ठीक है। तो एक एक करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो फर्स्ट, आपने इस तरह से कोई स्ट्रक्चर को देखा होगा अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज अ फ्लैट स्लैब सिस्टम, ठीक है। स्पेशली फॉर द कमर्शियल बिल्डिंग, जितने भी आप कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हो ना, वहां पे हमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। इन दैट केस वी गो विद द फ्लैट स्लैब सिस्टम। जो नॉर्मल आप सब घर बनाते हो ना, वो इस टाइप का सिस्टम होता है। दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होगा, कॉलम रहेगा, फिर आपका बीम रहेगा, स्लैब रहेगा। मतलब स्लैब का लोड बीम के ऊपर आएगा, बीम का लोड ट्रांसफर होगा कॉलम के ऊपर, कॉलम ट्रांसफर करेगा फुटिंग के ऊपर, फुटिंग ट्रांसफर करेगा सॉइल, सॉइल उसको रेजिस्ट करेगा। दैट इज हाउ द लोड पैटर्न हैपेंस। इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब सिस्टम आप देखो, कॉलम रहेगा पर यहाँ पे आपके कोई बीम्स नहीं रहेंगे। इंस्टेड ऑफ बीम हम यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप पैनल को देते, ताकि जो आपका पंचिंग होता है ना, पंचिंग शेयर को रेजिस्ट करता है, ठीक है। फाइन, नाउ दिस इज अंडरस्टूड। चलो और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट, आजकल जो मार्केट में बहुत चल रहा है, बहुत सारे जितने भी आप हाई राइज बिल्डिंग्स को, हाई राइज बिल्डिंग में जाते हो ना, दे कॉल इट इज अलुफॉर्म टेक्नोलॉजी। माई वन इज अ कंपनी विच स्टार्टेड दैट, सो वी कॉल दैट इज अलुफॉर्म टेक्नोलॉजी। पर माई वन के अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज आजकल मार्केट में है। तो आप नॉर्मल जो हाई राइज बिल्डिंग देखते हो, अगर आप कन्वेंशनल में जाओगे, कन्वेंशनल मतलब कॉलम बीम स्लैब ये सब जो लगा है कन्वेंशनल होता है। तो यहाँ पे एक एक स्लैब कंप्लीट करने के लिए आपको लेट से 18-20 दिन लगेगा एक एक स्लैब के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट स्टार्टर कंक्रीट डालोगे, रिइंफोर्समेंट लगाओगे, शटरिंग करोगे, कंक्रीटिंग करोगे, फिर बीम का बॉटम लगाओगे, बीम का रिइंफोर्समेंट, स्लैब का सेंटरिंग, स्लैब का रिइंफोर्समेंट, फिर उसके बाद कंक्रीटिंग करोगे। कंक्रीटिंग करने के बाद फिर आपको 14 से 20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका प्रॉप्स निकालोगे। तो ये सब 18-20 दिन का खेल है आपका। अब लोगों को बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए। मान लो आप 30-40 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो, तो लोगों के पास 5-6-7 साल ना वेट करने का टाइम नहीं है। तो उनको 2-3 साल के अंदर ना चाहिए ये सारी चीज, एंड डेवलपर्स को भी जल्दी चाहिए। इन दैट केस वी यूज दिस अलुफॉर्म टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, पूरा आपका वॉल ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस फ्लोर में बैठा हूँ, तो ये पूरा फ्लोर जो है, फ्लोर मतलब ये पूरा वॉल जो होगा, स्लैब, सब कुछ मैं 7 से 10 दिन में खत्म करूंगा, ठीक है। एंड जो भी और उसका आपका जो कन्वेंशनल है, आपका कन्वेंशनल है, एक बार आपने बेस स्ट्रक्चर बना लिया, फिर आपको ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क करना है, इलेक्ट्रिकल के चेजिंग का काम करना है, प्लम्बिंग का काम करना है। माइवन में क्या होगा, इसमें अलुफॉर्म में क्या होगा, जब आप कॉन्क्रीटिंग करते हो ना, उसी टाइम आप इलेक्ट्रिकल के कॉन्ड्यूट, प्लम्बिंग के कॉन्ड्यूट सब उसी टाइम में आप डाल देते हो। तो इसमें एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा चाहिए आपको। तो आप बहुत सारे वैकेंसीज देखते हो मार्केट में जहाँ पे लिखा रहेगा हाई राइज एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो वहाँ पे आपको ये सारे चीज चाहिए। 2 महीने के बाद मेरे ऐप के अंदर हाई राइज बिल्डिंग का कोर्स आएगा, जहाँ पे मैं आपको हाई राइज और अलुफॉर्म दोनों ऐड करके समझा दूंगा, ठीक है। तो दो टेक्निकल पॉइंट हो गए, दो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समटाइम्स मान लो आप कोई इंटरव्यू में चले जाते हो, दिल आस्क, क्योंकि स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, यूजुअली 3 होते हैं। एक होता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्शन, फिर आता है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज मतलब आपका इनिशिएशन, जो आपका प्लान करने का, जो आप प्लानिंग करते हो। मान लो आपको किस आर्किटेक्ट को काम देना है, किस कॉन्ट्रैक्टर को चुनना है, आपको पूरा काम जो है, बिल्डिंग है, कितने साल के अंदर आपको बनाना है, किस टाइप के स्ट्रक्चरल सिस्टम्स को आपको अडॉप्ट करना है, स्टील में जाना है, आरसीसी में जाना है, कंपोजिट में जाना है, ये सारे चीज हम प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है, एक बार आपने डिसाइड कर ले, फिर हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, एक्सकवेशन, ब्रिक एक्सकवेशन किया, पीसीसी डाला, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, ये सब आपका कंस्ट्रक्शन का स्टेज है। एक बार आपका पूरा कंस्ट्रक्शन का स्टेज हो गया, फिर होता है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद में आपको अगर वहां पे कोई डिफेक्ट्स है या कोई क्रैक्स आ गए, या मान लो ओनर को हैंड ओवर करना है, फिर उसका मेंटेनेंस जो करना होता है, वो सारे आपके पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आते हैं। सो जब आप बड़े बड़े पोजीशंस में अप्लाई करते हो, मतलब यू स्टार्ट विद जूनियर ग्रेजुएट ट्रेन इंजीनियर, बट जब आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, या मान लो आपके जो मैनेजर सब होते हैं ना, आपको इन तीनों स्टेज में काम करना होता है। ऑफ कोर्स मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जब आप अपने करियर को स्टार्ट करते हो, आप कंस्ट्रक्शन स्टेज से ही स्टार्ट करते हो, सही है ना। पर जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, आपको इधर भी काम करने आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए। इसमें स्पेशली आपके आर्किटेक्ट्स, क्वांटिटी सर्वेयर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सब इस वाले स्टेज में काम करते हैं। जो साइट इंजीनियर होता है वो इस वाले स्टेज में, एंड ऑल्सो इन दिस स्टेज वी आर गोइंग टू वर्क। पर जो आपके मैनेजर सब होते हैं ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ उनको आना चाहिए। दैट विल कम थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। फाइन। इसके बाद और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को देखेंगे। बाकी ये सारी चीज ऑलरेडी आपको पता है। हाँ, जो आपको दूसरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा,
दोज थिंग्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर। बाकी आपको सीमेंट क्या है, सैंड क्या है, वो सभी लोगों को पता है। आई विल नॉट एक्सप्लेन दोज थिंग्स एंड ऑल। ठीक है। या जस्ट गिव मी 1 or 2 minutes। हाँ, विल सी फ्यू पॉइंट्स अबाउट द लैपिंग ऑल्सो। ठीक है, लैपिंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर हाँ लैपिंग के बारे में बताइए। एंड ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू अ बिट अबाउट पेडेस्टल और कॉलम की डिफरेंस। तो आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ना इस तरह से इमेजेस को देखा होगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके। बिफोर दैट मैं आपको टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे लेके जाऊंगा एक बार, ताकि फाउंडेशन का थोड़ा नॉलेज आपके पास आ जाएगा। या तो कभी कभी आपको इंटरव्यू में ना पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बता दो। तो फाउंडेशन में आपको यूजुअली एक होता है शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशंस में ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड फुटिंग, पर ये आपका पैड फुटिंग है। ओके, पैड फुटिंग इसलिए होता है क्योंकि इसका जो डेप्थ है ना थ्रू आउट सेम ही है। फिर ये आता आपका स्टेप फुटिंग, फिर ये आता आपका स्लोप फुटिंग, और ये आता आपका एसेंट्रिक फुटिंग। ठीक है। अब ये सारे चीज कहाँ पे प्रोवाइड करना है, किस किस कंडीशन में प्रोवाइड करने, ऑल दिस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन इन माय एंटायर कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, जहाँ पे हमने लगभग 1 घंटे के आसपास आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि आइसोलेटेड को कहाँ पे यूज करना है। स्टेप फुटिंग हम आजकल यूज नहीं करते बिकॉज इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इसका कंस्ट्रक्शन का डिफिकल्टी, आप छोटे मोटे गांव में यूज कर सकते हो इसको, पर आजकल जितने भी बड़े कंपनीज है वी ऑल हैव स्टॉप्ड यूजिंग स्टेप फुटिंग एंड स्लोप फुटिंग। जो भी हम यूज करेंगे इट्स ऑल अबाउट द पैड फुटिंग। इसके अलावा आपको ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर के लिए इट विल वर्कआउट, पर जब आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम करोगे, हाई राइज बिल्डिंग एंड ऑल, इन दैट के सारे आपके पाइल फाउंडेशंस होते हैं। नॉट सारे, यूजुअली पाइल फाउंडेशन होते हैं। नहीं तो इवन यू कैन गो फॉर द राफ्ट फाउंडेशन। तो ये सारे आपके राफ्ट फाउंडेशंस होते हैं। देखो ये सारे आपके, एक हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है तो ये पूरा आपका राफ्ट फाउंडेशन। तो अगर आपको राफ्ट फाउंडेशन का ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। ये सारा आपके राफ्ट फाउंडेशन है। स्पेशली अगर आप 25 30 40 फ्लोर की बिल्डिंग बनाओगे तो वहां पे आपको डेफिनेटली पाइल राफ्ट फाउंडेशन को यूज करना होता है। एंड इन सम केसेस हाई राइज बिल्डिंग भी बना रहे हो पर सॉइल का कंडीशन अच्छा नहीं है, इन दैट केस यू गो विद द पाइल फाउंडेशन। जैसे बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पाइल और राफ्ट यूज किया था, पाइल प्लस राफ्ट फाउंडेशन। तो ये सारे आपके पाइल प्लस राफ्ट, इसमें पाइल है और पाइल के ऊपर यहाँ पे एक राफ्ट आ जाएगा। दिस इज पाइल प्लस राफ्ट। ये सब आपके, जब आप 3 बेसमेंट 4 बेसमेंट बनाते हो ना, आपने कभी देखा होगा कि 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 40 स्टोरी का बिल्डिंग सब बनते हैं। तो वहां सब आपको इस तरह से यूज करना होता है। ठीक है। तो ये सारे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है। फिर इसको बोलते हैं आपका पाइल हेड ब्रेकर। ये आपका सब पाइल हेड ब्रेकर होता है। मतलब एक्चुअली क्या, जब आप पाइल फाउंडेशन करते हो ना तो उसमें क्या होता है, आप कंक्रीट ट्रिमी ट्रिमी पाइप से आपको कंक्रीटिंग करना होता है। तो बहुत प्रेशर से आप कंक्रीटिंग करोगे। जब आप बहुत प्रेशर से कंक्रीटिंग करोगे ना, नीचे आपको बहुत सारे स्लरी होता है, वेस्ट आई मीन गंदगी होती है। एंड आपने वहाँ पे बेंटोनेट का स्लरी यूज किया होगा तो वो भी नीचे चला जाएगा। तो उसमें कंक्रीट में स्ट्रेंथ नहीं होते, तो वो पाइप प्रेशर ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर आएगा तो वहां पे अगर हम स्टॉप करेंगे अगेन, फिर वो लोड नहीं ले पाएगा। इसलिए हम क्या करते, 300 mm 500 mm 600 में एक्स्ट्रा पाइल का कास्टिंग करेंगे। ये आपका एक्स्ट्रा पाइल का कास्टिंग है, पर इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं। फिर इसको हमें ब्रेक करना होता है। तो आपके ड्राइंग में ना पाइल कट ऑफ पॉइंट लिखा होता है। तो ये सारे चीज वही चीज है, ये सब वहां तक आएंगे। फिर इसको हम पूरा क्रशिंग करेंगे, पूरा इसका हटा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इधर तक इन्होंने कास्टिंग किया पाइल का, पर इस पाइल में कोई स्ट्रेंथ नहीं, कॉन्क्रीट में कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है। फिर इसको हमें पूरा तोड़ना पड़ता है। अगेन ये सारे चीज मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। नो ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स will teach you to all this level. The reason being ये सारे few of the images है जो few of my students जो दुबई में एंड ऑल काम करें, दे हैव सेंट इट टू मी। तो इन माई कोर्स आई मेक श्योर कि आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो आपको इसका एक्सपोजर भी मिलेगा। जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, यू कैन फेस द इंटरव्यू। अब मान लो आप कहीं से ऑफलाइन ट्रेनिंग जाते हो, कहीं और जगह से आप ट्रेनिंग कर लेते हो, ये लोग आपको बस 3 4 फुटिंग पढ़ा देते हैं। वो है आपका आइसोलेटेड फुटिंग, पैड फुटिंग एंड गांव गांव की तरफ अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो स्लोप डॉट स्टेप फुटिंग। तो जब आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में अप्लाई करोगे, वो पूछेंगे नहीं आपको कि ये सब सारी चीज, वो डायरेक्टली पूछेगा मुझे बताओ राफ फाउंडेशन कैसे कास्टिंग करोगे। तो अगेन मेरा जो QA QC वाला एक कोर्स है, I'll promote about my courses in all my lectures। आपको लेना है तो आप ले लो, नहीं लेना है तो आप छोड़ सकते हो। यू नीड नॉट वॉच माई लेक्चर्स, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब। द रीजन बीइंग यहाँ पे आप सीरियस नहीं होते हो। जब आप कोर्स में एनरोल करोगे, जब आपका पैसा आप इन्वेस्ट करोगे ना, दैट टाइम यूर पीपल विल बी मोर सीरियस, और आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगा। पर यूट्यूब में द प्रॉब्लम इज इट्स एवरीथिंग इज इन बिट्स एंड पीसेस। तो द प्रॉब्लम इज आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा। बट एनी हाउ, जो जो आपको समझाना है, लिटिल बिट थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू हियर। जस्ट 1 मिनट।
आपको मैं हाँ राफ्ट के बारे में बता दूंगी कि राफ्ट फाउंडेशन होता क्या है। ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन वी यूजुअली कॉल दैट इज अ मास कॉन्क्रीटिंग। ठीक है। मास कॉन्क्रीटिंग में ना ह्यूज चंक ऑफ कॉन्क्रीट विल बी पोर्ड। ये सब 25 घंटे का कॉन्क्रीटिंग, 2 दिन तक आप कॉन्क्रीटिंग करते ही रहोगे। तो उसके लिए बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ता है कि आपने कॉन्क्रीटिंग किया तो टॉप आपको पॉलीथीन शीट से कवर करना पड़ेगा, इंसुलेशन बोर्ड लगाना पड़ता है। फिर आपको इस तरह से थर्मोकपल्स को लगाना होता है। ठीक है। ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए जब आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके काम करोगे। सो ऑल दिस थिंग्स आई कवर इन माय एंटायर कोर्स ऑफ QA QC साइट इंजीनियर एंड ऑल। ये पूरा आपका मास कॉन्क्रीटिंग है। ये आपका क्या है, ट्रांजिट मिक्सर है। तो ट्रांजिट मिक्सर में आप इंटरव्यू में गए कल तो पूछेगा वो आपको, मान लो आपको मास कॉन्क्रीटिंग करना है, आप क्या क्या प्रिकॉशन लोगे। तो अगर आपको पता ही नहीं देन यू कैन नॉट क्लियर द इंटरव्यू। अब प्रिकॉशन क्या होगा कि सर जो ट्रांजिट मिक्सर आता है ना, ट्रांजिट मिक्सर को आपको इस तरह से हेजन क्लॉथ से रैप करके रखना है और इसमें आपको पूरा पानी स्प्रिंकल करना है ताकि उसका जो टेम्परेचर है कम रहेगा। इसके साथ साथ जब आप कॉन्क्रीटिंग करते हो, कॉन्क्रीटिंग करने के बाद ऊपर ना इस तरह से आपको टेंटिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मास कॉन्क्रीट है। तो ज्यादा वहां पे लॉस ऑफ वाटर हो जाए, मतलब इवापोरेशन की वजह से। तो उसको स्टॉप करना है, तो ऊपर का जो धूप है आई डोंट वांट दैट टू पास इट हियर, एंड वट एवर पानी है इस कॉन्क्रीट में आई डोंट वांट दैट टू इवापोरेट। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेना होते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको पोर प्लान के बारे में पता होना चाहिए। पोर प्लान मतलब अगर इतना बड़ा कॉन्क्रीटिंग करना है ना, आप एक ही साथ नहीं करोगे। देखो यहाँ पे 3 4 बूम प्लेसर है, इधर एक 3 4 बूम प्लेसर है, और इधर आपका कंक्रीट का पंप है। तो आपको पूरा प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग के लिए आपको पोर प्लान बनाना होता है। ये सारे पोर प्लान्स होते हैं कि आप कंक्रीट यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करोगे, दूसरा इधर से स्टार्ट करोगे। अगेन आई गारंटी यू दैट नो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स। तो होता कि आप इधर उधर ट्रेनिंग में एनरोल कर लेते हो, फिर जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट वो आपके पास नहीं आने वाला है, देन अगेन यू कीप ऑन कंप्लेन कि सर बड़े बड़े कंपनी में हमें इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो होगा भी नहीं, क्योंकि दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है। फाइन। सो समबडी वाज इंटरेस्टेड, मैं एक बार दिखा दूंगा मेरे कोर्स के बारे में। लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लोगे के इफ यू डोंट वांट टू टेक यू नीड नॉट टेक इट। ठीक है। एंड ऑल्सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने आपको 2 3 चीज बता दिया, आगे मैं आपको थोड़ा स्टील स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा। ऐसे सारे स्टील स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो आप ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स में भी जाके काम कर सकते हो। फॉर दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू, जस्ट 1 minute। या सो दिस इज अबाउट माई कोर्स। आई ऑलवेज सजेस्ट एनरोल इन माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। द रीजन बीइंग इसमें आपको सारे चीज स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा। साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BBS, BOQ, QA किसी का भी नॉलेज आपको मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको लगभग अभी 15-20% का ऑफ चल रहा है, दिवाली के ऑफर है। तो ये आपको लगभग 8,500 के आसपास पड़ जाएगा। अगर आपको EMI में लेना है तो आप 5,500 का 2 EMI आपको पेमेंट करने। और व्हाट इज दैट, कूपन एंड EMI दोनों साथ में नहीं लगते हैं। तो इसमें पूरा कंटेंट है, मैंने ऐड करके रखा है। तो आप मेरा सिविल ब्रेंच का आप डाउनलोड करिए, एंड इफ यू वांट एनरोल इन माय स्मॉल फ्री कोर्स, सी मैं कैसे पढ़ाता हूँ, एंड इफ यू फील माय कंटेंट इज गुड डेफिनेटली एनरोल इन दिस एंटायर कोर्स। ठीक है। इसमें सारे चीज हमने कवर किया, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये चीज हम वहाँ पे इन डेप्थ में पढ़ाते हैं। ठीक है। ये वाला टेक्निकल पॉइंट हो गया। चलो अभी व्हाट आई डू इज मैं आपको एक दो ड्राइंग दिखा दूंगा, सो दैट ड्राइंग के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। अब बिफोर दैट लास्ट वन एक और मैं आपको कवर करके नेक्स्ट लेक्चर, इफ यू लाइक माय कंटेंट, अगर आपको लग रहा है कि इसको मुझे कंटिन्यू करना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए, मैं आगे वाला पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। फिर ये सारे चीज होता है स्टार्टर फ्रेम। ठीक है। एंड ये होता है आपका स्टार्टर कॉन्क्रीट। तो जब हम शटरिंग को लगाते वी शुड पुट दिस स्टार्टर कॉन्क्रीट, ताकि आपका शटरिंग सही से अलाइनमेंट में रहेगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप मुझे कमेंट करके बताइए वेदर, हाँ एक मिनट, just put it in a comment box कि what is this, whether it's a pedestal or a column। These are two things, एक होता है pedestal, एक होता है column। तो आप मुझे बता देना कि whether this is column or a pedestal। अगर वो column है तो कहाँ पे यूज करेंगे, अगर वो pedestal है वो कहाँ पे यूज करेंगे, आप बता दीजिए। I'll see your comment। एंड अगर आप हाँ बोलोगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर दूंगा। ठीक है। फाइन। आई थिंक इतना काफी आज के लेक्चर में, और भी बहुत सारी चीजें इफ यू वांट। चलो और कुछ, चलो हम थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब आपको 2 3 साल हो जाता है ना, फिर यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि व्हाट इज प्रोजेक्ट। इसके बाद आपको प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग को कैसे करना है, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है। बट अगेन ये सब फ्रेशर लेवल पे नहीं चाहिए। अगर आपको फ्रेशर है ये सब नहीं चाहिए, बट आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है। जो बंदा प्लानिंग इंजीनियर बनता है, जो बंदा साइट मैनेजर बनता है एंड ऑल नो, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कि प्रोजेक्ट का एक डेफिनेशन होता है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो
जैसे मैंने कहा था ना, ये प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो वहां पे पूरे चीज आते हैं, ये सारे चीज आपके प्रोजेक्ट डेफिनेशन, प्रोजेक्ट इनिशिएशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सब आपके प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में आते हैं। एंड फिर आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आपका कंस्ट्रक्शन स्टेज में आता है। एंड प्रोजेक्ट क्लोजर विल कम अंडर योर पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, तभी जाके यू कैन हैंडल द प्रोजेक्ट्स। क्योंकि सिर्फ साइट पे काम नहीं करना होता है, साइट के काम के साथ साथ ऑफिस में कैसे आना है, ऑफिस वाला काम कैसे करना होते हैं, प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेक होल्डर्स। देखो, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इट्स नॉट ओनली द सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स रहेंगे, लेट्स से साइट इंजीनियर्स, क्वांटिटी सर्वेयर्स रहेंगे, एंड इसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स रहेंगे, आर्किटेक्ट्स रहेंगे, एमईपी के कंसल्टेंट्स रहेंगे, क्लाइंट रहेंगे। तो ये सारे हमारे, और इवन लेबर्स, लेबर्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स में दो आता है, एक होता है डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, एक होता है इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स कौन रहेंगे? जैसे ओनर है, कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, सब डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। अगर ये लोग नहीं आएंगे या एक लोगों के साथ अगर आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ओके, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। इसलिए जितने भी पीएमसी के कंपनी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड ऑल, सो दे मेक श्योर कि ये सारी चीज सही से काम होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। दिस इज देयर जॉब एंड ऑल। नेक्स्ट होता है आपका इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड ऑल कौन रहेंगे? जैसे आपके सप्लायर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए। अगर ये काम कल नहीं करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट तो स्टॉप नहीं होगा, कुछ दिन के लिए स्टॉप हो सकते हैं, 2-3 दिन, फिर आप दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे सप्लायर या वेंडर को लेके आ सकते हो। ठीक है, पर अगर क्लाइंट ही कल बोलेगा मेरे को आगे नहीं जाना है, देन एंटायर प्रोजेक्ट विल स्टॉप। कल स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट बोलेंगे नहीं हमें कंटिन्यू नहीं करने, तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट वहां पे स्टॉप होगा। दे ऑल आर कॉल्ड एज डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, एंड ये होते हैं आपके इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, एंड इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तीन चीज होते हैं, एक होता है आपका टाइम, एक होता है कॉस्ट, एंड एक होता है आपका स्कोप। अगेन इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। बट अगेन, फॉर अ फ्रेशर लेवल ये सब नहीं चाहिए, डोंट वरी। फ्रेशर लेवल पे आपको बेसिकली फोकस करना है इन सारी चीजों के ऊपर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, कि पेडेस्टल, फिर शटरिंग कैसे करोगे, ऑल दोस थिंग्स। सो आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर अप टू हियर। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, 3, 4 भी चाहिए, तो वी कैन कंटिन्यू द सेशन। बस आपको कमेंट करना है कि वांट द लेक्चर। एंड इन फ्यूचर मतलब कुछ दिन के बाद 1-2 दिन और लेक्चर हम लेके आएंगे, जो होगा एस्टिमेशन के ऊपर। ठीक है, एस्टिमेशन का क्या करेंगे, आई हैव फ्यू साइट का इमेजेस। इस डायरेक्टली साइट इमेजेस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वांटिटी कैसे निकालना होता है। ड्राइंग ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन माय कोर्स, मेरे पास क्वांटिटी एस्टिमेशन, बीबीएस, बीओक्यू, रेट एनालिसिस का पूरा 50 घंटे का कोर्स है। आप उसमें एनरोल करके उसको सब सीख लो। बट अगेन, मान लो आप एक साइट इंजीनियर हो और डायरेक्टली आपके साइट मैनेजर ने कहा कि अक्षय इतने सारे कॉलम है, तो तुरंत बता दो इसका कॉन्क्रीट क्वांटिटी कैसे निकालोगे। तो वो सारी चीज आपको निकालना आना चाहिए डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। सो दोज थिंग्स विल ट्राई टू फोकस इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड फिर इन द सेम वे प्लिंथ बीम का पीसीसी क्वांटिटी कैसे निकालोगे, रिइंफोर्समेंट का बीबीएस कैसे निकालोगे, आई मीन प्लिंथ बीम का बीबीएस कैसे निकालोगे, वो सारी चीज हम समझेंगे। अगेन, ये सारी चीज मैंने अपने साइट इंजीनियर कोर्स में कवर किया है। मेरे साइट इंजीनियर में कोर्स में मैं इस तरह से प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। आप दूसरे जगह पे जाते हो, ऑफलाइन में जाते हो, छोटे मोटे G+1 G+2 में लेके जाते हैं, जहाँ पे जो ठेकेदार है वो लोग सब कंस्ट्रक्शन करते हैं। दैट इज नॉट इंजीनियरिंग, वो आप सुपरवाइजर बन के आ जाते हो। इन माई कोर्स व्हाट आई डू इज, मैं इस तरह से प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। दिस इज अ बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस अ 3 स्टोरी का अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे बहुत सारी चीजें विल ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके कॉन्सेप्ट क्या है, लैपिंग कहाँ पे करना है, लैपिंग कहाँ पे नहीं करना है। नॉट ओनली द लैपिंग बट अगर वो गलत भी हो जाते हैं तो सही कैसे करने, उस सारी चीज हम बात करेंगे। वो सारी चीज मैं अपना साइट इंजीनियर का जो कोर्स है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इफ यू वांट आई कैन शो, इसमें लगभग कितने स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया है। 534 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसमें सिर्फ मैं साइट एग्जीक्यूशन पढ़ा दूँ, आई डोंट टीच फिर बार बेंडिंग शेड्यूल, ड्राइंग रीडिंग सब इसमें नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा नया रिकॉर्डिंग है जो इस नया प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। इसमें सारे चीज अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर एक चीज मैंने यहाँ पे, इवन सेंटर लाइन मार्किंग भी हम आपको ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। आप ऑफलाइन में जाते हो, ये 15-20 हज़ार रुपये खर्च करते हो सिर्फ एक सेंटर लाइन सब सीखने के लिए। ये सारी चीज डायरेक्टली मैं आपको ऑनलाइन के थ्रू विल डू अ सेंटर लाइन मार्किंग। अगर आप इस लेक्चर को 1-2 बार देखोगे, इसके साथ मैंने इसके साथ 4 असाइनमेंट दिया है। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक प्रोजेक्ट का, 4 असाइनमेंट दिया, 4 अलग अलग प्रोजेक्ट का। तुम अगर प्रैक्टिस करोगे, यू कैन गो एंड डू अ सेंटर लाइन मार्किंग। ठीक है, फिर सीकेंट पाइल्स क्या होते हैं, और जो दुबई के कंस्ट्रक्शंस होते हैं,
वो सारे चीज, फुटिंग का बीपीएस कैसे करना है, चेकलिस्ट ऑफ शटरिंग क्या होगा, अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग आप कैसे करोगे बीइंग अ साइट इंजीनियर, डीप फाउंडेशन क्या है, पाइल एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन क्या है, एवरीथिंग सब के सब। और जो अभी मैं बता रहा हूँ पेडेस्टल और कॉलम का डिफरेंस, वो मैंने यहाँ पे 18 मिनट्स का वीडियो बना के रखा है। रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन, यूजी टैंक का कंस्ट्रक्शन, फिर डबल बार क्या होते हैं, प्लिंथ बीम और टाई बीम। मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूंगा, प्लिंथ बीम और टाई बीम का डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में डालिए। लेट मी चेक हु इज एबल टू एक्सप्लेन दैट। प्लिंथ बीम और टाई बीम का डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए, ओनली देन यू कैन गो टू अ बेटर पोजीशन। आप अगर बोलोगे मेरे को कुछ चीज साइट का काम करा सकते हो, सबको आता है, आपको दूसरे से हट के कुछ अलग से करना पड़ेगा, जो आपको मेरे कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। दैट्स इट। So I hope you have enjoyed my lecture up to here, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.